तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वो शख्सियत जिसे सबसे शक्तिशाली ग्लोबल लीडर माना जाता है, जिनकी सुरक्षा में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन जो खबर आज सामने आई उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, क्योंकि दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता डोनाल्ड ट्रंप पर हो गया अब तक का सबसे बड़ा हमला। जी हां, अमेरिका के हिल्टन होटल में डिनर पार्टी के दौरान एक हमलावर ने ट्रंप की सिक्योरिटी में सेंध लगाकर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 7 राउंड फायरिंग कर दी। वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में जो हुआ उसने न केवल अमेरिका के सुरक्षा तंत्र की धज्जियां उड़ा दी, बल्कि पूरी दुनिया के सामने सवाल खड़े कर दिए कि आखिर इस हमले के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है। क्या यह किसी सनकी की सनक है या फिर किसी विदेशी ताकत की साजिश? कैसे ट्रंप पर हमले ने बजा दिया है महायुद्ध का सायरन? हमारी इस रिपोर्ट में उसका पूरा विश्लेषण देखिए। 5 राउंड्स जो गन शॉट्स थी वो सुनी और उसी समय हम लोग जो है सो टेबल के अंदर शेल्टर, जैसे हमें लगा कि गन शॉट्स हैं तो टेबल के अंदर शेल्टर्स ले लिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप मौजूद थे। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट, FBI डायरेक्टर काश पटेल और नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड समेत ट्रंप सरकार के सभी बड़े अधिकारी मौजूद थे। मेरा टेबल नंबर 222 था, 2222 टेबल नंबर था, जो एंट्री पॉइंट है गेट का, उसी बॉलरूम का, वहीं उसी पे ही जगह पे था। तो मैंने और मेरे जो कई और सहयोगी जर्नलिस्ट थे, उन्होंने 5 राउंड्स जो गन शॉट्स थी वो सुनी और उसी समय हम लोग जो है सो टेबल के अंदर शेल्टर, जैसे हमें लगा कि गन शॉट्स हैं तो टेबल के अंदर शेल्टर्स ले लिया। तभी हमने देखा कि जो सीक्रेट सर्विस है, सीक्रेट सर्विस ने राष्ट्रपति ट्रंप, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस को वहीं से इमीडिएटली एस्कॉर्ट किया। तो उसका नाम है कोल थॉमस एलन, जिसकी उम्र करीब 30 साल और यह कैलिफोर्निया का रहने वाला है। इसने कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। हमलावर के पास शॉटगन, हैंडगन और कई चाकू मिले। सवाल ये कि आखिर सख्त सुरक्षा के बीच हमलावर होटल में कैसे घुसा? पुलिस सीक्रेट सर्विस के बीच कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन क्यों हुआ? आखिर कैसे डिनर हॉल तक हमलावर हथियार लेकर पहुंच गया? हथियार असेंबल करने या निकालने का मौका उसे कैसे मिला? आखिर ट्रंप की सुरक्षा लेयर्स में गैप क्यों था? क्योंकि यह हमला ईरान से वार्ता रद्द होने के 11 घंटे बाद हुआ। वहीं हिल्टन होटल के बाहर नो वॉर ऑन ईरान की नारेबाजी हो रही थी। वहीं ईरानी कट्टरपंथियों ने खामनेई की मौत का बदला लेने की बात कही थी। और अमेरिका के अंदरूनी हालात आपने देख लिए। अब ईरान की इंटरनल पॉलिटिक्स का वो चैप्टर खोलते हैं जिसमें ईरान के दुश्मन बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं। पिछले 2 महीने से ईरान की सरकार अमेरिका और इजरायल के सामने सीना तान कर खड़ी है। 40 दिनों तक चली इस जंग में ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर को खोया, लेकिन अमेरिका के खिलाफ एकजुटता बनाए रखी। वही एकजुटता अब खतरे में नजर आ रही है, क्योंकि ईरान में 2 धड़े ऐसे हैं जो सत्ता के करीब जाने के लिए एक दूसरे के खिलाफ खड़े दिख रहे हैं। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट है कि अगर इन दोनों गुटों में अंदरूनी संघर्ष बढ़ा तो ईरान में बिना युद्ध के वो हो जाएगा जो ट्रंप ने सोचा है। एक राजनीतिक नेटवर्क बनाने में माहिर है तो दूसरे के पास IRGC की सैन्य ताकत है। ईरानी संसद के स्पीकर होने के नाते कालीबाफ के पास आर्थिक समर्थन है, तो वाहिदी देश के सुरक्षा तंत्र पर पकड़ रखते हैं। कालीबाफ सॉफ्ट ट्रांजिशन मॉडल के समर्थक हैं, जबकि अहमद वाहिदी हार्ड लाइन नियंत्रण के धारणा में विश्वास करते हैं। इस गठबंधन में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और विदेश मंत्री अब्बास अरागची जैसे प्रभावशाली लोग शामिल थे। इस गठबंधन का काम कुछ ऐसा था जैसे किसी पुराने महल की दीवारों को गिराए बिना उसकी संरचना को बदल देना। यहाँ पर आपको यह जानना जरूरी है कि ईरान में IRGC सिर्फ एक सैन्य संगठन नहीं है, बल्कि ये ईरान का आर्थिक और राजनीतिक रक्षक भी है, जिसका असर तेल उत्पादन, निर्माण, टेलीकॉम और कई बड़े सेक्टरों तक फैला हुआ है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये संगठन देश की अर्थव्यवस्था के बड़े हिस्से पर नियंत्रण रखता है। इस पूरी कहानी का एक अहम पहलू इस्लामाबाद में संभावित शांति वार्ता से भी जुड़ा हुआ है। अगर ईरान के भीतर सत्ता संतुलन हाई लाइनर्स यानी अहमद वाहिदी वाले गुट की तरफ से जाता है तो इस्लामाबाद में होने वाली किसी भी बातचीत पर इसका सीधा असर पड़ेगा। ईरान की राजनीति में ये टकराव कुछ बड़े सवालों को जन्म देता है कि क्या देश अंदर से बदलाव की ओर जाएगा या फिर सख्त नियंत्रण और पुराने ढांचे को और ज्यादा मजबूत किया जाएगा।
और अब बात खाड़ी में उठने वाले बारूदी सुनामी की करेंगे, जिसने अरब देशों की चिंता बढ़ा दी। वजह है शांति वार्ता पर अमेरिका और ईरान के बीच जारी शहमात का खेल। एक तरफ ईरान का माया जाल है तो दूसरी तरफ ट्रंप की बौखलाहट। नतीजा, बीतते वक्त के साथ शांति वार्ता पर संशय के काले बादल मंडराने लगे। ऐसे में सवाल यही है कि अगर समझौता नहीं हुआ और अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया तो क्या फिर से युद्ध छिड़ जाएगा? हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। एक तरफ ट्रंप ने कहा कि मैंने यात्रा रद्द कर दी है, उनके पास कोई नेतृत्व नहीं है, बाजी हमारे हाथ में है। तो वहीं दूसरी तरफ अरागची ने लिखा कि पाकिस्तान की यात्रा उपयोगी रही, अब देखना है कि क्या अमेरिका कूटनीति पर गंभीर है। दावा किया जा रहा है कि रूस से ही शांति वार्ता का ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। पुतिन के रणनीतिकार ट्रंप को उलझाने का प्लान बना रहे हैं, ईरान को भीतर खाने जंग में समर्थन दे रहे हैं। खबर है कि ईरान तेजी से अपने हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, हर मोर्चे पर सैन्य तैनाती मजबूत कर रहा है, साथ ही हॉर्मुज से लेकर खर्ग द्वीप के पास अपने घातक सुसाइड बोट्स तैनात कर दिए हैं। और अमेरिका ने जब ईरान के खिलाफ जंग छेड़ी थी तो उस वक्त ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना उसका मेन टारगेट था। लेकिन आज ट्रंप से कोई पूछे कि उनका मेन टारगेट क्या है तो वो कहेंगे कि हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाना। दरअसल हॉर्मुज इस वक्त पश्चिम एशिया के मौजूदा तनाव का केंद्र बना हुआ है। बारूदी सुरंगें और अमेरिका की नाकाबंदी ने वहां के हालात को और भी ज्यादा नाजुक बना दिया है। अब IRGC ने एक ऐसी चेतावनी जारी की है जिससे लग रहा है कि बहुत जल्द यही समुद्री गलियारा अगले महायुद्ध का कारण बनेगा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान के बंदरगाहों की तरफ से आने वाले जहाजों पर यूएस नेवी कड़ी नजर रख रही है। दावा है कि अब तक ईरान के 34 जहाजों को रास्ता बदलने के लिए मजबूर किया जा चुका है। अमेरिका ने नाकाबंदी के लिए पहली बार 3 एयरक्राफ्ट कैरियर एक साथ तैनात किए हैं। USS अब्राहम लिंकन, USS जेराल्ड आर फोर्ड और USS जॉर्ज H.W. बुश इस वक्त समंदर में तैनात है और इनके साथ 200 से ज्यादा फाइटर जेट और हजारों सैनिक भी मौजूद हैं। अगर अमेरिका अपनी समुद्री डकैती जारी रखता है तो ईरान की सेना जोरदार जवाब देगी। शायद अमेरिका नहीं जानता कि IRGC हमेशा से ईरान की रक्षा के लिए तत्पर है। क्या अपने ही चाणक्य ने केजरीवाल के साथ किया डबल क्रॉस? 20 दिनों का गुप्त ऑपरेशन, ईडी का खौफ और राघव चड्ढा का वो 7वां सांसद जिसने बाजी पलट दी। जी हां, संदीप पाठक, वही संदीप जिसकी गारंटी संजय सिंह और मनीष सिसोदिया ने यह कहते हुए ली थी कि दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन संदीप पाठक धोखा नहीं देंगे। लेकिन पटकथा लिखी जा चुकी थी। 24 अप्रैल की उस सीक्रेट कॉल से लेकर बीजेपी में विलय तक की पूरी इनसाइड स्टोरी। आइए आपको दिखाता हूं साजिश, बगावत और भरोसे के कत्ल का सबसे बड़ा पर्दाफाश। केजरीवाल के चाणक्य ने ही दिया धोखा। आप में सबसे बड़ी बगावत की इनसाइड स्टोरी। कैसे 20 दिनों में लिखी गई आपके खात्मे की पटकथा। कैसे केजरीवाल के भरोसेमंद ही बने बागी। राघव चड्ढा कभी आम आदमी पार्टी के सबसे चमकते चेहरा हुआ करते थे, लेकिन अब बीजेपी के साथ है। और ये हैं वो 6 और चेहरे जिन्होंने एक ही दिन में आम आदमी पार्टी को छोड़ राघव चड्ढा के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 सांसद हैं और 2/3 से ज्यादा सांसद इस मुहिम में हमारे साथ हैं। उन्होंने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। ये कहानी सिर्फ आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों के टूटने की नहीं, ये कहानी है उस भरोसे की जो जड़ से हिल गया। अरविंद केजरीवाल जिसे अपना चाणक्य मानते थे, वही बना राघव चड्ढा का 7वां वजीर। और फिर आया वो दिन, यानी 24 अप्रैल, जब सारे पत्ते खुल गए। केजरीवाल को पता चला कि जिसे वो अपना चाणक्य मानते थे, वही है राघव चड्ढा का 7वां मोहरा। जब निर्णय लेने पड़ते हैं तो फिर निर्णय लेने पड़ते हैं। तो इसलिए मैंने तीसरा जो
ऑप्शन मेरे सामने था, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी को आज मैं ज्वाइन कर रहा हूं। आम आदमी पार्टी से अपने सारे पद स्वाभाविक है कि सारे पोस्ट को छोड़कर। स्वाति मालीवाल और राघव चड्ढा की नाराजगी कोई राज नहीं थी। पार्टी को पता था ये दोनों बागी। हरभजन सिंह भी हमेशा ही सतही रहे, लेकिन असली सवाल कुछ और था। दल बदल कानून के तहत 2/3 के आंकड़े के लिए जो 7वां सांसद चाहिए, वो होगा कौन? राघव चड्ढा पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के बाद जब केजरीवाल को लगातार इनपुट मिल रहे थे कि बड़ी टूट की कोशिश हो रही है, तो उन्होंने अपने 2 सबसे भरोसेमंद साथियों मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को बुलाकर सीधा पूछा, सबसे कमजोर कड़ी कौन साबित हो सकता है? और दोनों ने जिन 4 नामों की गारंटी ली, उनमें से एक नाम था संदीप पाठक। सूत्रों के मुताबिक इसके बाद जो हुआ वो किसी सियासी थ्रिलर से कम नहीं। संदीप पाठक रोज खुद केजरीवाल से मिलने आते, पार्टी का पूरा एक्शन प्लान पूछ लेते, राघव चड्ढा को कैसे काउंटर करना है, अगला कदम क्या होगा, केजरीवाल भी दिल खोलकर सब बता देते। लेकिन जो वो नहीं जानते थे वो ये कि यही सारी बातें रातों रात राघव चड्ढा तक पहुंच रही थी। 7 सांसद मिलकर आम आदमी पार्टी को त्याग रहे हैं, छोड़ रहे हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि आम आदमी पार्टी करप्ट और कॉम्प्रोमाइज्ड हाथों में जा चुकी है। और जो लोग ये कह रहे हैं, खासतौर पे आम आदमी पार्टी के नेता, कि डर कर चले गए आम आदमी पार्टी छोड़कर, हम डर कर नहीं, डिसअपॉइंटेड महसूस कर गए आम आदमी पार्टी से। हम डर कर नहीं, डिसएंचेंटेड फील कर गए आम आदमी पार्टी से। हम डर कर नहीं, डिसगस्टेड फील कर गए आम आदमी पार्टी से। ये खेल 2 अप्रैल से शुरू हुआ। राघव चड्ढा से उपनेता पद लेकर अशोक मित्तल को दिया गया। 14 अप्रैल को मित्तल के यहां ईडी की रेड ने विक्रम साहनी और राजेंद्र गुप्ता पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना दिया। 22 अप्रैल को 3 शहरों में एक साथ मैन टू मैन मार्किंग हुई। मुंबई में हरभजन सिंह को बीसीसीआई एग्रीमेंट खत्म होने की धमकी, अमेरिका में राजेंद्र गुप्ता को ईडी का डर, और दिल्ली में विक्रम साहनी खुद 95 लोधी एस्टेट जाकर केजरीवाल को गलत बता रहे थे कि बाकी 3 सांसदों ने बगावती चिट्ठी पर दस्तखत कर दिए। 23 अप्रैल यानी खेल का आखिरी दिन, संदीप पाठक 1.5 घंटे केजरीवाल के साथ बैठे, सारी जानकारी ली, फिर भरोसा जीतने के लिए खुद अशोक मित्तल को केजरीवाल के आवास पर बुलवाया। मित्तल ने कहा दबाव है लेकिन हम साथ हैं। केजरीवाल पूरी तरह आश्वस्त हो गए। उन्हें नहीं पता था कि सामने बैठा शख्स ही इस साजिश की अहम कड़ी। 24 अप्रैल को दोपहर करीब 1:30 बजे केजरीवाल ने गुजरात में मौजूद मनीष सिसोदिया को फोन मिलाया। आवाज में बेबसी थी। केजरीवाल ने कहा हमारे सांसद अलग हो रहे हैं। सिसोदिया ने पूछा 7वां कौन? जवाब मिला संदीप पाठक। कुछ सेकंड तक दोनों तरफ खामोशी रही और फिर उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस में राघव चड्ढा ने बीजेपी में विलय का ऐलान कर दिया। उसी पर गुजरात से ही मनीष सिसोदिया ने आपके कोर व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा मुबारक हो, ये लोग बीजेपी में जा रहे हैं। पंजाबी जे प्यार करते हैं तो दिलों करते हैं, ते पंजाबियों नाल जे कोई धोखा करे तो जो पंजाबी उस बंदे नाल करते हैं उन्होंने कई कुलां याद रख दी। फिर हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। कलगी तो मुर्गे दे भी लगी होंदी है पर हथ ने गर्दन मोड़ लेंदे ओदी लोग। इसी तरह ही होगा इन्हां नाल। दिलचस्प बात यह है कि जिस शाम 7 बजे विक्रम साहनी ने केजरीवाल से मिलने का समय लिया हुआ था, उससे कई घंटे पहले सुबह 11 बजे ही 7 सांसदों की तरफ से राज्यसभा चेयरमैन को बीजेपी में विलय की चिट्ठी सौंप दी गई थी। अब आप इस विलय को दल बदल विरोधी कानून के खिलाफ बताकर सदस्यता रद्द करने की मांग कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, दल बदल कानून में ये पूरा खेल है क्या? आसान भाषा में समझिए, दल बदल विरोधी कानून संविधान की 10वीं अनुसूची में है। इसका सीधा मतलब है अगर कोई सांसद या विधायक अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है या पार्टी व्हिप के खिलाफ वोट करता है तो उसकी सदस्यता जा सकती है। लेकिन इसमें एक बड़ी छूट भी है। अगर किसी पार्टी के 2/3 सदस्य मिलकर किसी दूसरी पार्टी में विलय करते हैं तो यह दल बदल नहीं माना जाता। राघव चड्ढा के साथ ठीक 7 सांसद गए।
इसीलिए राघव चड्ढा की दलील है कि यह दल बदल नहीं बल्कि विलय है और सब सांसद बने रहेंगे। आप छोड़ने वाले वो 7 चेहरे हैं, राघव चड्ढा, संदीप पाठक, हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, राजेंद्र गुप्ता, विक्रमजीत सिंह सहनी और अशोक कुमार मित्तल। अब सवाल सिर्फ कानूनी नहीं, भरोसे का भी है। बचे 3 सांसदों पर केजरीवाल आंख मूंद कर भरोसा कर पाएंगे? पंजाब में आपकी इकलौती सरकार है और 2027 का चुनाव अब और कड़ा हो गया है। माना जा रहा है कि बीजेपी इन्हीं 7 चेहरों को आगे करके आपको घेरेगी। राज्यसभा की ये लड़ाई अब सड़क से संसद तक जाएगी और फिलहाल एक बात तय है, जिस चाणक्य पर केजरीवाल ने सब कुछ दांव पर लगाया, उसी ने आखिरी चाल में चित कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश। और दिल्ली से हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, बहुत दिलचस्प इनसाइड स्टोरी आप लेकर आए हैं कि किस तरह से जो आम आदमी पार्टी के चाणक्य थे, उन्होंने ही आम आदमी पार्टी की राज्यसभा में समझ लीजिए पूरी पार्टी तोड़ दी। अभी क्योंकि राज्यसभा के जो चेयरमैन है उनको नोटिस दिया, उनको एक रिक्वेस्ट दी गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि इनकी सदस्यता समाप्त की जाए। अभी क्या अपडेट है इन सबको लेकर और आम आदमी पार्टी इस सदमे से कैसे उबर रही है? बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा ये झटका जो है आम आदमी पार्टी के लिए है, क्योंकि जिस तरीके से एक तरफ राघव चड्ढा थे जो बगावत के बाद में क्योंकि आम आदमी पार्टी जानती थी वो अकेले ना तो इस्तीफा देंगे ना हार जाएंगे क्योंकि उनकी सांसदी चली जाएगी, तो 2/3 के चक्कर में जो लगे हुए थे। दूसरी तरफ केजरीवाल थे जिन्होंने फार्मूला 4 बनाया था। 4 इसलिए बनाया था कि 2/3 पूरे नहीं होंगे, तो उसमें जो चौथे नंबर पे थे वो संदीप पाठक ही थे जो कि राघव चड्ढा के 7वें बने और उनको चित कर दिया। अब आप पूछे आगे क्या होगा, तो इस मामले में पार्टी यही कह रही है कि दल बदल कानून के तहत इनकी सदस्यता जानी चाहिए। पेटिशन जो है वो सभापति को दे दी गई है। दूसरी तरफ जो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, उन्होंने राष्ट्रपति से जो है टाइम मांगा और कहा है कि वो तमाम जितने उनके 92 विधायक हैं उनको लेकर परेड कराना चाहते हैं, राइट टू रिकॉल हो। हालांकि कानूनी ऐसा कोई प्रावधान है नहीं, लेकिन जनता को दिखाने के लिए, बताने के लिए कि आपने देखिए इन विधायकों को चुना था, इन्होंने सांसदों को चुना था, क्योंकि जो चुनाव है पंजाब का वो बहुत दूर नहीं है, तो एक सिंपैथी क्रिएट करने की कोशिश है वो की जाएगी। दूसरा, कानूनी सलाह ली गई है, जहां पर आम आदमी पार्टी को ये लग रहा है कि जैसे शिवसेना के मामले में फैसला आया, तो ऐसे में कानूनी लड़ाई वो लड़ेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि इन तमाम सांसदों का जो कार्यकाल है केवल 2 वर्ष का बचा है, तो क्या तब तक ऐसा कोई फैसला आ पाएगा? लेकिन उससे पहले ही पंजाब में विधानसभा चुनाव है, तो इस वक्त आम आदमी पार्टी बहुत फूक के कदम रख रही है, क्योंकि इन 7 में अगर कोई एक नाम में कहूँ चौंकाया जिसने खुद अरविंद केजरीवाल को, तो वो संदीप पाठक ही थे, क्योंकि उन्हें खुद चाणक्य बोलते थे। नहीं, मैं वो अगला सवाल मेरा वही था कि चलिए टेक्निकलिटीज अपना काम करेंगी, लेकिन संदीप पाठक जिन पर केजरीवाल को इतना भरोसा था, संजय सिंह को भरोसा था, मनीष सिसोदिया को भरोसा था, और वो पॉलिटिशियन रहे भी नहीं है, फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिशियन है, उससे पहले वो कहाँ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से दुनिया के पढ़ के आए। ऐसा संदीप पाठक के साथ क्या हुआ, ये क्या मतलब समझ नहीं आया कि अरविंद केजरीवाल को भी कच्चा दे दिया उन्होंने? बिल्कुल, देखिए मैंने संदीप पाठक से भी बात की है और मैंने उनसे जानना चाहा कि क्यों ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत दरकिनार कर दिया गया था। मसलन मैं आपको बताऊं कि पंजाब में जब आम आदमी पार्टी जीती 2022 में, तो वहाँ 3 साल पहले ही खुद जो संदीप पाठक थे चले गए थे, वहाँ संगठन उन्होंने खड़ा किया और जीत के बाद खुद केजरीवाल ने उनकी पीठ थपथपाई, राज्यसभा उनको दी गई। लेकिन जब दिल्ली का चुनाव आया तो उनका कहना है उन्होंने सर्वे किया था, वो सर्वे के आधार पर टिकट की डिस्ट्रीब्यूशन चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि पार्टी ने मुझे दरकिनार कर दिया और सबसे हटा के उन्हें कहाँ भेजा गया? छत्तीसगढ़, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ के हैं, जहाँ ना पार्टी का कोई कैडर था, ना पार्टी का भविष्य में मतलब हाल फिलहाल में कोई ऐसा लग रहा था कि पार्टी कुछ बहुत बेहतर कर पाएगी, तो कह रहे कि उनको बहुत आइसोलेट कर दिया गया था, एकदम बिल्कुल सीन से हटा दिया गया था। तो उस बात को लेकर के वो आहत थे और वो कह रहे हैं कि बड़ा दिल पे पत्थर रखकर उन्होंने फैसला लिया है। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि राघव चड्ढा आपको बगावत के सिपाही नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी अगर वहाँ पर किसी की वजह से बगावत जो कामयाब हो पाई है तो संदीप पाठक ही हैं, क्योंकि 23 तारीख तक जो है केजरीवाल से मिलते रहे और बताते रहे उनको कि मतलब यहाँ चाणक्य ने यहाँ भी चाणक्य की भूमिका निभाई, लेकिन अपनी पार्टी के खिलाफ। क्या बात है, बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आपसे फिर आगे बात करेंगे और इस बारे में और अपने दर्शकों को बताएंगे।